यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहारनपुर के हिंसा के पीछे साजिश है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंसा के पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा जल्द होगा। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है। हो सकता है आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इसके पीछे हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक है, हर व्यक्ति जान रहा है कौन इसके पीछे है, और बहुत जल्दी हम इसको उद्घाटित भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर पर बातचीत का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत कर नतीजा निकालना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। सहारनपुर में हिंसा रोकने में नाकामी को लेकर यूपी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। सरकार ने सहारनपुर के डीएम एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को निलंबित कर दिया है, जबकि डीआईजी और कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। सहारनपुर में मंगलवार को एक दलित युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी थी। यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को हिंसा पर रिपोर्ट भेज दी है। सरकार ने मृतक के परिवार को 15 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रमुख सचिव गृहमणि प्रसाद मिश्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्र समेत कई बड़े अधिकारी सहारनपुर में कैंप कर रहे हैं। मुआवजा जो है 15 लाख रुपया, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसको 15 लाख रुपए का ऐलान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कर दिया गया है और उसको वितरित भी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि किसी भी हालात को लेकर कार्रवाई पर आखिरी फैसला सेना का होगा, इसमें किसी नेता का दखल नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री का जवाब पत्थरबाज को जीप से बांधने के मेजर नितिन लितुल गोगोई के फैसले को लेकर अहम माना जा रहा है। Military solutions are to be provided by military officers, not through comments of politicians. How a situation is to be dealt with when you are in a warlike zone, we should allow our army officers to take a decision. They don't have to consult members of parliament as to what they should do under these circumstances. मेजर नितिन गोगोई को लेकर राजनीति अब भी जारी है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग ने मेजर गोगोई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्हें सम्मान की जगह फांसी देने की मांग की। ये रेडिक्यूलस है, ये शेमफुल है। चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि क्या ये सही है जो उसको अवार्ड दिया गया, उसको फांसी के तख्ते पर उठाना चाहिए, फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी नेता अब्दुल्ला कयूम को घर के बाहर अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। कयूम को 3 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत गंभीर है। इसके अलावा शोपियां में इमाम साहिब इलाके में एक एसओजी कैंप पर अज्ञात लोगों ने ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड कैंप के बाहर रोड पर ही गिर गया। इसमें 4 नागरिक जख्मी हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को पुलवामा के हकरीपोरा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों की पत्थरबाजी की वजह से आतंकी भागने में कामयाब हो गए। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों में लश्कर का कश्मीर चीफ अबू दुजाना भी शामिल था। पाकिस्तान ने फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ सोहेल अमान ने कहा है कि भारत को ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने आज सियाचिन ग्लेशियर के पास उड़ान भरी। इनमें से एक लड़ाकू विमान को खुद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ सोहेल अमन ने उड़ाया। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर से सटे सभी फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कुछ ही दिन पहले रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर के बीच बैठक हुई। बैठक में कश्मीरी अलगाववादियों को दी जाने वाली फंडिंग और घुसपैठ को तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारतीय पोस्ट को तबाह करने वाले पाकिस्तानी सेना की वीडियो को इंडियन आर्मी ने फर्जी बताया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य चौकियों की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उन्हें इस तरह से नहीं उड़ाया जा सकता। पाकिस्तानी वीडियो में 35 बार काट छाट की गई है। वीडियो में स्पेशल इफेक्ट भी लगाए गए हैं जो इसके फर्जी होने के सबूत हैं। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने वाला वीडियो जारी किया था। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने कुछ ही घंटे बाद ये फर्जी वीडियो जारी किया।
10 दिनों के अंदर दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम से मिलकर राज्य के आर्थिक संकट के अलावा गंगा और दूसरी नदियों के कटाव की समस्या निपटाने पर बातचीत होगी। ममता पीएम से आर्थिक मदद मांगेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी ममता चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम ममता की मुलाकात आज दोपहर 3:30 बजे हो सकती है। आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को नोटिस भेजा है। ये नोटिस 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने के बाद मीसा और शैलेश को नोटिस भेजा है। मीसा भारती और लालू जी को तो ये बताना चाहिए कि आखिर मिशेल पैकर्स के पास जो फैक्ट्री जो कंपनी बंद हो गई थी, अगर उसके 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन की शालिनी होल्डिंग ने क्यों खरीदा, कैसे खरीदा। आयकर विभाग ने बुधवार को 400 से ज्यादा बेनामी सौदों की पहचान करने की बात कही है। आयकर विभाग के मुताबिक बेनामी कानून के तहत कुल 240 से ज्यादा मामलों में 600 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। करीब 30 किलोमीटर की इस परियोजना पर 5503 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं। असम के कामरूप में एम्स अस्पताल बनेगा। विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB को खत्म करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली का जनपद होटल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को दिया जाएगा। होटल का इस्तेमाल सरकारी दफ्तर के तौर पर किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गन्ने का समर्थन मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 255 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया। प्रचंड ने इस्तीफा CPN और नेपाली कांग्रेस में अगस्त 2016 में हुए समझौते के तहत किया है। प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के बीच बारी बारी से पीएम बनने पर सहमति बनी थी। समझौते में कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव तक प्रचंड पीएम रहेंगे, जबकि संसदीय चुनाव देउबा के नेतृत्व में होंगे। नेपाल में 2 दशक के बाद 14 मई को स्थानीय चुनाव हुए हैं। नेपाली कांग्रेस के रिश्ते भारत के साथ बड़े अच्छे रहे हमेशा। शुरू से चीन की उपस्थिति वहाँ बहुत बढ़ गई है। हर एक हफ्ता कोई न कोई आता है चीन से, कोई डेलीगेशन। अब बैलेंस कर सकेंगे, अभी देखना पड़ेगा।